हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आपको पता होगा कि हम लोग आज के क्लास में जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो भी हम लोग अच्छा 10th का देखेंगे। क्लास 10 जो है ना, उसका हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। बायोलॉजी पार्ट 1 में हम लोग देखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस देखे हुए हैं। 1 घंटा का क्लास चला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपका चला हुआ है। और उसमें मात्र 13 ही क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराए हैं। 13 क्वेश्चन का डिस्कशन कराए हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिया गया था ना, उस चारों ऑप्शंस का डिस्कशन कराया गया है। जोड़ लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया, 13 4 जा 52 हो जाएगा ना। तो वैसे स्टूडेंट जो लॉजिकल इंग्लिश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो बायोलॉजी वाला नहीं देखे हैं, हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप उसको पार्ट 1 को भी देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रहा है और आपको हर एक क्वेश्चन जो मिलेगा, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और अति संभावना है कि 2024 वाले एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न रहेंगे। तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको 13 क्वेश्चन तक बताया हुआ था। आज हम लोग यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग करेंगे। देखिए, कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ अमीबा के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी अमीबा से क्वेश्चन आता है ना, तो आपको याद क्या रखना है कि अमीबा एक जीव है। क्या है? अमीबा एक जीव है। और पूछा जाए कि ये कैसा जीव है, तो आपको याद रखना है एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है अमीबा? एक कोशिकीय जीव है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और देखिएगा ना, अमीबा जो होता है ना, अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, यानी कि इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि इसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी फिगर किसी तरीके से आप फिगर खींच देंगे ना, वो अमीबा का हो जाएगा, क्योंकि अमीबा अपनी आकृति किसी प्रकार का क्या कर सकता है? बना सकता है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग में, जैसे मनुष्य हैं चाहे कोई भी जीव जंतु हैं, उसको भोजन को ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख होता है। क्या होता है? कोशिका मुख होता है। मनुष्यों में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है? कोशिका मुख होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या अमीबा में कोशिका मुख होता है, भोजन ग्रहण करने के लिए क्या अमीबा में कोई कोशिका मुख होता है? तो इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई कोशिका मुख नहीं होता है। तब आप पूछ सकते हैं कि सर बताइए, तब अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो ध्यान दीजिएगा, अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है, ये शरीर के किसी भी सतह से, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करेगा? शरीर के किसी भी सतह से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्योंकि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, उसमें हम लोगों के जैसा बहुत सारे अंगक नहीं है, ठीक है ना। एक ही कोशिका से क्या हुआ है? इस जीव का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई कोशिका मुख नहीं होता है। वह अपने शरीर की सतह से ही क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अमीबा से एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको पूछता है कि अमीबा का प्रचलन अंगक क्या है। अमीबा का प्रचलन अंगक जब भी पूछे तो आपको क्या याद रखना है? कुटपाद। क्या याद रखना है? कुटपाद। अमीबा का प्रचलन अंगक क्या हो जाएगा? कुटपाद। देखिए, अगर संभव है ना, तो जो हम बोल रहे हैं ना, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? नोट भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कुटपाद है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो अमीबा जो होता है ना, ये भोजन को पकड़ता है। क्या करता है? भोजन को पकड़ता है। क्वेश्चन हम लोग का था कि अमीबा अपने भोजन को कैसे पकड़ता है। तो गौर कीजिएगा, अमीबा अपने भोजन को कुटपाद की सहायता से पकड़ता है।
किसकी सहायता से? कुटपाद की सहायता से क्या करता है? पकड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? भोजन है। यहाँ पर क्या है? भोजन है। तो अमीबा क्या करता है? अपने कुटपाद को क्या करता है? कुटपाद को फैलाता है और फैला के इसको चारों तरीके से क्या कर लेता है? इसको घेर लेता है, भोजन को घेर लेता है और ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना? यहाँ समझ में आ गया कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। और एक चीज़ यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा जीव है जो अमर है? अमर जीव, ठीक है ना, जो कभी मरता नहीं है। तो याद रखिएगा, अमीबा को अमर जीव भी कहा जाता है। अमीबा को क्या बोला जाता है? अमर जीव कहा जाता है। यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि अमीबा में जो जनन होता है, जनन की प्रक्रिया जो होता है, अमीबा में जनन होता है, वो किस प्रकार के जनन विधि के माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन। कौन सा होता है? अलैंगिक विधि के द्वारा क्या करता है कि ये अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। और अलैंगिक में भी याद रखिएगा, इसमें अलैंगिक में भी याद रखिएगा कि द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा ये अपनी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये आपको छठे चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम यहाँ से बता दिए। देखिए, जितना अमीबा के बारे में चर्चा किया गया है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर रहेगा। ठीक है ना? इसलिए आप नोट भी कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन आखिर था क्या। तो अब देखिएगा थोड़ा सा, हम लोग का पहला क्वेश्चन था, पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 था ना। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि कुटपाद की सहायता से क्या करता है? अपना ये भोजन पकड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी है, आपको नाम बताना है कौन मलेरिया परजीवी है। तो ध्यान दीजिएगा, मलेरिया परजीवी याद रखिएगा कौन है? ए है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। यानी देखिए, परजीवी क्या होता है ना कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार से ये प्लाज्मोडियम जो होता है ना, आपके शरीर में जब प्रवेश करता है, ठीक है ना, दूषित भोजन के माध्यम से या दूषित जल के माध्यम से जब ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तब आपको क्या होगा? मलेरिया रोग होगा। ये कुछ हम लोग प्रोटोजुआ के बारे में हम लोग जानते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो गौर कीजिएगा, पूछता है ना कि प्रोटोजुआ के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? प्रोटोजुआ के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा रोग जो है प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। तो हम लोग देखेंगे, तो इसको देखेंगे तो ट्रिक से देखेंगे, ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए क्या हो जाए? फिट हो जाए। इसका ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। अब देखिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से याद रखिएगा, पापा से हो जाएगा क्या? हो जाएगा पायरिया हो जाएगा। पायरिया नामक रोग जो होता है, कैसे होता है? तो प्रोटोजुआ के माध्यम से होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्या बोला जाता है? ब्रश करने के लिए बोला जाता है। पायरिया नामक रोग जो होता है दांतों में अक्सर देखा जाता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, यहाँ पर क से हम लोग क्या बनाएंगे? कालाजार। क से क्या होगा? कालाजार नामक रोग होता है, ये भी प्रोटोजुआ से होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, म से क्या हो जाएगा आपका? म से हो जाएगा मलेरिया। म से क्या हो जाएगा आपका? मलेरिया हो जाएगा। अब देखिएगा, पे से हो जाएगा पेचिस नामक रोग। अमीबिये पेचिस नामक रोग जो होता है, किससे होता है? प्रोटोजुआ से। सोते हैं तो होता है सोने की बीमारी। सोते हैं तो एक होता है सोने की बीमारी। तो सोने की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? नींद न आने की बीमारी, सोने की बीमारी। इसको हम लोग निंद्रा रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग के नाम से जानते हैं? निंद्रा रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका ट्रिक क्या था? प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाले रोग। तो पापा काम पे सोते हैं, पापा से पायरिया हो जाएगा, का से कालाजार हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा आपका? मलेरिया हो जाएगा, पे से क्या हो जाएगा? पेचिस हो जाएगा,
सोते हैं तो सोने की बीमारी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निंद्रा रोग बोलते हैं। और याद रखिएगा, मलेरिया जो फैलता है ना, मलेरिया नामक रोग जो फैलता है किस प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखे थे प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा फैलेगा, प्लाज्मोडियम के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चंस नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिएगा, ये तो 15 नंबर हम लोग कर चुके हैं ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है, कमेंट कीजिए आपको पता है तो। ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आइए हम कुछ ट्रिक्स आपको बताते हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बात किया गया है पूर्ण पाचक एंजाइम की बात किया गया है, पूर्ण पाचक एंजाइम की बात किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण पाचक एंजाइम्स हम लोग किसे बोलेंगे, तो एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि आपके माइंड में हमेशा के लिए क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पूर्ण पाचक एंजाइम के लिए आप याद रखिएगा LAT यानी कि लेट नामक एंजाइम LAT। ये LAT जो होता है, सबसे पहले समझिए इसका मतलब क्या होगा। देखिएगा, L से लाइपेज नामक एंजाइम होता है, क्या होता है, लाइपेज नामक एंजाइम, गौर कीजिएगा, लाइपेज नामक एंजाइम। और A से होता है एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज। ए से क्या हो जाएगा, एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ठीक है ना। यानी कि पूर्ण पाचक एंजाइम में लेट एंजाइम, ये ट्रिक है आपका, क्या है ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो एल से क्या हो गया, लाइपेज हो गया, ए से क्या हो गया, एमाइलेज हो गया, टी से क्या हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, इस तीनों के पाचन के लिए आहार नाल के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होगा, वसा का भी पाचन होगा और प्रोटीन का पाचन होगा। तो याद रखिएगा, इसके लिए छोटी आंत, क्या याद रखेंगे, छोटी आंत। ये एंजाइम कहाँ पर निकलता है, तो छोटी आंत में निकलता है। छोटी आंत से ये सारे एंजाइम निकलते हैं। और कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि छोटी आंत को हम लोग क्या कहते हैं, छोटी आंत को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद आपको क्या रखना है, छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। छोटी आंत को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी पूर्ण पाचक एंजाइम हैं आखिर कहाँ से निकलेंगे, छोटी आंत से निकलेंगे। छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलेंगे। एल से क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, एमाइलेज। टी से क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। अब थोड़ा सा देख लीजिए, अब ये लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज किसको पचाने का काम करेगा, ये भी पूछ सकता है कि लाइपेज एंजाइम के माध्यम से किसका पाचन होता है। तो याद रखिएगा, वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, वसा का। और एमाइलेज नामक एंजाइम से किसका पाचन होगा, तो आपको याद क्या रखना है, एमाइलेज से होगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। एमाइलेज नामक एंजाइम किसका पाचन करेगा, पूर्ण रूप से पाचन कर देगा कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, तो याद रखिएगा, प्रोटीन का पूर्ण रूप से क्या कर देता है, पाचन कर देता है। अब देखिएगा, यहाँ से और भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। आपसे कह सकता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है किससे मिलेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगा, तो वसा से। लगभग 9.2 किलो कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बातें आ गई समझ में। अब देखिएगा, ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो कह सकता है कि वह कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा। उसके बाद याद रखिएगा, सबसे तुरंत एनर्जी कौन देता है आपको, कार्बोहाइड्रेट। ये लेट से देगा, भले ही ज़्यादा दे रहा है वसा, लेकिन
सबसे जल्दी जो होगा आपके शरीर में जो है ऊर्जा का निर्माण किससे होगा? कार्बोहाइड्रेट से। जैसे पिछले ही वीडियो में हम बताए थे कि जो आप ग्लूकोज देख रहे हैं ना, जैसे C6H12O6, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ये किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। इसको ग्लूकोज को पीने से बहुत कम ही समय में आपके शरीर में एनर्जी का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों को क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज पिलाया जाता है, ताकि उनके शरीर में जल्दी क्या हो जाए? एनर्जी आ जाए। अब देखिएगा प्रोटीन, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर का कोई अंग क्या हो जाता है? कट जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, मान के लीजिए कट जाता है, तो वहाँ पर फिर मांस कैसे भरता है? तो प्रोटीन की सहायता से क्या भरता है? मांस भरता है। और प्रोटीन किससे मिलेगा? जैसे आप दाल खाइए प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाइए प्रोटीन मिलेगा, सोयाबीन खाइए आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है ना? तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो होता है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। और शरीर में प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? ट्रिप्सिन। ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट का पचाने के लिए एमाइलेज है, और वसा को पचाने के लिए क्या है? लाइपेज है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, एक बार फिर रिपीट करते हैं। कहेगा कि पूर्ण पाचक एंजाइम्स का नाम बताइए जो पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो LAT से आप याद रखिएगा, यानी कि लाइपेज पूर्ण रूप से किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। ठीक है ना? एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। और देखिएगा LAT यानी कि लेट नामक एंजाइम जो होता है, ये सारे एंजाइम कहाँ निकलेंगे? छोटी आंत में निकलेंगे। और छोटी आंत जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत हम लोग कहते हैं। और आपको ये भी बता दिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? वसा से मिलेगी। और तुरंत एनर्जी किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। आइए देख लेते हैं हम लोग का अब क्वेश्चंस क्या था। अब बनाना क्वेश्चंस का आंसर बताना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब तीनों को पचाने वाले, तीनों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों पूर्ण रूप से पचता है, तो एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, छोटी आंत। और छोटी आंत को कहते क्या है? क्षुद्रांत कहते हैं। और बड़ी आंत को क्या कहते हैं? बृहदांत कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन की हम लोग अगर चर्चा करें तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, छोटी आंत के बारे में ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। गौर कीजिएगा, छोटी आंत, देखिए नाम में भले ही ये दिख रहा है कि क्या है? छोटी है, लेकिन है बहुत बड़ी। ठीक है ना? छोटी आंत, गौर कीजिएगा, छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये सबसे लंबी होती है। छोटी आंत क्या होती है? सबसे लंबी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई जो होती है सबसे अधिक होती है। और आपसे एक प्रश्न और कह सकता है कि मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी कि शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी? तो छोटी आंत की जो लंबाई बड़ी होती है, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की क्या होती है? लंबाई बड़ी होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में भोजन आहार नाल के किस भाग में होता है? शरीर में भोजन का पाचन, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन शरीर के किस आहार नाल के किस भाग में? पूर्ण रूप से भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में? छोटी आंत में। छोटी आंत देखने में छोटी लगती है, लेकिन है सबसे क्या? लंबी। छोटी आंत की लंबाई किस जीव में अधिक होगी? तो जितने भी शाकाहारी जीव होंगे उसमें क्या होगा? छोटी आंत की लंबाई क्या होगी? शाकाहारी वाले जीव में क्या होगी? लंबी होती है। वहीं मांसाहारी वाले जीव में क्या होगा? कम होगा। याद रखिएगा, मांसाहारी में जो होगा ना, छोटी आंत की लंबाई क्या होगा? कम होगा। और आपको हमने अभी बताया था कि छोटी आंत ही आहार नाल का वैसा भाग है जो पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। तो याद रखिएगा, LAT याद रखिएगा, यानी कि L से लाइपेज नामक एंजाइम वसा का पाचन करेगा, A से एमाइलेज नामक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, T से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन
करता है। उसके बाद हम लोगों का ऑप्शन जो था ना, दूसरा ऑप्शन था शायद, पहला ऑप्शन था अमाशय शायद था। आइए अमाशय के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहीं गौर कीजिएगा। अमाशय भी क्या है? अमाशय मतलब सिंपल भाषा में समझिए तो अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय को सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो हम लोग पेट बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पढ़े होंगे कि आहार नाल का पहला भाग कौन सा होता है, तो आहार नाल का पहला भाग आप पढ़े होंगे मुख गुहा होता है। कौन सा होता है? मुख गुहा होता है। और भोजन का जो शुरुआत होता है ना, यानी कि भोजन ग्रहण करने की जो शुरुआत होता है किससे होता है? मुख गुहा से ही होता है। किससे होता है? मुख गुहा से ही होता है। ये याद रखिएगा कि ये जो है आहार नाल का पहला भाग, आहार नाल का पहला भाग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नाल का पहला भाग कौन सा होता है, तो मुख गुहा होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब आप भोजन मुख गुहा में ले लिए तो मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचेगा? मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली में। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में भोजन पहुँचता है। गौर कीजिए, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँच गया? ग्रास नली में भोजन पहुँच गया। तो यहाँ से पूछा जाता है कि क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है क्या? तो याद रखिएगा, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। आपसे पूछता है कि आहार नाल का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ग्रास नली हो जाएगा। इसके बाद आता है अमाशय आता है। इसके बाद क्या आएगा? ग्रास नली के बाद अमाशय, यानी कि ग्रास नली के बाद भोजन जो जाता है कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है, यानी कि पेट में भोजन जाता है। और गौर कीजिएगा, ये अमाशय में जब भोजन जाएगा ना, तो अमाशय में भोजन जो होता है 4 घंटे भोजन रहता है। कितना घंटे रहता है भोजन? 4 घंटा तक अमाशय में भोजन रहता है। और याद रखिएगा कि अमाशय से एक अम्ल स्रावित होता है, उसको HCl अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl अम्ल बोलते हैं। ये HCl अम्ल क्या करता है कि भोजन का पाचन करता है। भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायक होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है। याद रखिएगा कि ये भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका भोजन 4 घंटा तक तो अमाशय में रहता है, और भोजन इतने छोटे छोटे टुकड़े में होता है ना, इतना छोटा छोटा टुकड़े में बढ़ जाता है भोजन कि वो एक लुगदी का रूप धारण कर लेता है। किसका? लुगदी का रूप धारण कर लेता है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा लुगदी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा ना, तो आपको हम दूसरे भाषा में समझाते हैं। गौर कीजिएगा, आप सुने होंगे काइम का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? काइम। काइम का मतलब ये है ना कि भोजन का स्वरूप इतना मतलब टूटेगा कि वो भोजन का स्वरूप जो हो जाएगा एकदम लुगदी के समान हो जाएगा। लुगदी मतलब लेई, समझते हैं? लेई, जैसे आटा वाला लेई, ठीक है ना। तो पेट में यानी कि अमाशय में भोजन कैसा हो जाता है? भोजन का स्वरूप कैसा हो जाएगा? काइम। भोजन का स्वरूप कैसा हो जाता है? काइम हो जाता है। उसके बाद अमाशय से भोजन निकल के जाता है छोटी आंत में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का एक और ऑप्शन था, उस ऑप्शन को भी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन था हम लोग का बड़ी आंत। क्या था? बड़ी आंत ऑप्शन था ना जी, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का एक और भी नाम है बायोलॉजी में। बड़ी आंत का एक और नाम है, जैसे छोटी आंत का देखे थे क्षुद्रांत, तो बड़ी आंत का क्या हो जाएगा? बृहदांत्र। क्या हो जाएगा? बृहदांत्र। नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ना बड़ी आंत की जगह क्या देता है? बड़ी आंत की जगह देता है बृहदांत्र हो जाता है, बृहदांत्र देता है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी आंत का नाम क्या है? बृहदांत्र है। अब देखिएगा, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग? 2 भाग होते हैं। पहला होता है कोलन। पहला क्या होता है? कोलन होता है, और दूसरा क्या होता है? मलाशय होता है। पहला क्या हो गया? कोलन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? मलाशय हो गया। अब देखिएगा, बड़ी आंत में जो होता है ना, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है।
बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि छोटी आंत में ही क्या हो जाता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। लेकिन बड़ी आंत में याद रखिएगा, बड़ी आंत में ही क्या होता है कि जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होगा, जल का अवशोषण होता है। जैसा कि आप जाने कि बड़ी आंत के कितने भाग, 2 भाग, पहला कोलन और दूसरा क्या होता है, मलाशय। याद रखिएगा, इस मलाशय को हम लोग रेक्टम भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में नाम बदल कर देता है रेक्टम। मलाशय को क्या कहा जाता है, रेक्टम भी कहा जाता है। और इसी रेक्टम में जो अनपचा भोजन होता है ना, मल के रूप में जो भोजन रहता है, वो शरीर से बाहर क्या हो जाता है, निकल जाता है। मलाशय के बाद एक द्वार और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गूदा बोलते हैं। उस द्वार को क्या बोलते हैं, गूदा। इसी गूदा यानी कि एनस के माध्यम से ये मल जो होता है आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप क्या देखें कि बड़ी आंत के कितने भाग, 2 भाग होते हैं, कोलन और मलाशय। बड़ी आंत के कितने बड़ी आंत को और क्या कहा जाता है, बृहदांत्र कहा जाता है। बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है, ये जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। मलाशय में किसका निर्माण होता है, मल का निर्माण होता है। मलाशय को क्या कहा जाता है, रेक्टम कहा जाता है। मलाशय के बाद एक स्थान होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गूदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय के बाद एक स्थान होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गूदा बोलते हैं। और ये गूदा जो होता है ना, गूदा के माध्यम से जो होता है, मल जो होता है बाहर निकल जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बड़ी आंत के बारे में आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि आहार नल का वह कौन सा ऐसा भाग है जो जल का अवशोषण करता है। तो याद रखिएगा, कौन सा, जल का अवशोषण कौन करेगा जी, बड़ी आंत करता है। आशा करते हैं कि आप सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो कुछ कमेंट में लिखकर बताइए, ताकि हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि हाँ, आप सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इसको भी आप कमेंट कीजिए। और एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपका नाम ले कि हाँ, आप अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, वो भी उसका लाभ उठा सके। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस हम लोग का है, या क्वेश्चन पहले हम लोग का था क्या, पहले उसका आंसर हम लोग जानेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचेंगे। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का था, ये था ना, 16 नंबर था ना। पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आंसर हम लोग का क्या था, छोटी आंत था। क्या था, छोटी आंत था। हो गया। आपको यकृत के बारे में चलिए कुछ बताते हैं। देखिएगा, इसमें एक और ऑप्शन था ना जी, यकृत। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे लीवर। क्या बोलेंगे, लीवर बोलते हैं, या इसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जिगर। जिगर मूवी आप लोग देखे होंगे ना, अजय देवगन का जिगर मूवी है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, देख लीजिएगा नहीं देखे होंगे तो। यकृत को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीवर बोलेंगे। और इसी का एक और नाम होता है जिगर, ठीक है ना। तो याद रखिए, कभी कभी जिगर भी एग्जाम में दे देता है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यकृत को हम लोग क्या बोलेंगे, जिगर बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। और जो आपके शरीर से जो होता है, पीत रस जो निकलता है ना, पीत रस जो निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, यकृत से ही पीत रस निकलता है। और ये पीत रस जो निकल रहा है, जमा कहाँ पे हो जाएगा, तो पित्ताशय की एक थैली होती है, उसी में क्या हो जाएगा, पीत रस जाके क्या हो जाता है, जमा होता है। अब देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, इसको लगभग में याद रखिए आप लोग, लगभग में याद रखिए, 7.7 होता है। कितना होता है, 7.7 होता है। लगभग में आप क्या याद रखेंगे, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.7। अच्छा, पित्त का जो स्वाद होता है, पित्त कैसा लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा, कड़वा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पित्त जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। पित्त जो कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो जा रही है कि जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा, ठीक है ना। आइए एक न्यू पेज में हम लेते हैं थोड़ा सा, या ध्यान दीजिएगा, उसमें हम कुछ आपको बताया नहीं थे ना। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए,
कैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए कहेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। रिपीट कर देते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो पीत रस निकलता है। ये पीत रस कहाँ पर जाकर जमा हो जाता है, तो पित्ताशय में जमा हो जाता है। पीत रस का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा हो जाता है, यानी कि पीत रस क्षारीय होता है। और पीत रस का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा पीत रस का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा पीएच मान यहाँ पर आया था ना, तो पीएच मान की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, पीएच मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच मान में आपको क्या याद रखना है कि जिसका पीएच मान अगर 7 है, क्या है 7 है, एक का होता है 7 से कम, क्या होता है 7 से कम, एक होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। तो गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसका पीएच मान 7 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन। उदासीन कहने का मतलब ये है कि न तो उसका स्वाद खट्टा लगेगा और न ही उसका स्वाद कड़वा लगेगा। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे पूछा जाए कि बताइए जल का पीएच मान कितना, कोई बार एग्जाम में पूछा है, कोई बार ये एग्जाम में पूछा है कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, याद रखिएगा। नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अरे सप्ताह में जल हम लोग 7 दिन पीते हैं, नमक 7 दिन खाते हैं। एक दिन जल की कमी हो जाए, नमक की कमी हो जाए, तुरंत झगड़ा हो जाएगा ना जी, खाना में नमक कम हो जाए तो। इसलिए याद रखिएगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जल का पूछा हुआ एग्जाम में कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब देखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा ना वो अम्लीय होता है। क्या होगा, अम्लीय। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब स्वाद में कैसा लगेगा, खट्टा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाए ना, तो पूछता है कि नींबू, नींबू नींबू हो जाएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है, कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोग बाज़ार में जाते हैं तो नींबू कितना खरीदते हैं, नींबू कितना खरीदेंगे जी, 2 से 4 खरीदेंगे ना, इससे तो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। क्या करेंगे अधिक लेके। याद रखिएगा कि इसका पीएच मान नींबू का कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और देखिएगा 7 से अधिक जो होगा ना उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा। क्षारीय का मतलब थोड़ा सा क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। जैसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे पूछा जाता है आपका रक्त पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, रक्त। कहेगा कि रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4। याद रखिए रक्त का पीएच मान कितना, 7.4। उसके बाद आंसू का पीएच मान भी पूछता है कभी कभी कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो यही होता है 7.4 ही होता है। रक्त का पीएच मान 7.7, आंसू का पीएच मान 7.4। एक और पूछता है कि पीत का पीएच मान कितना हो जाएगा, अभी बताए हैं कितना हो जाएगा, 7.7। तो ये पीएच मान से जो पॉइंट बताया है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य रहेगा, याद रखिएगा। पिछले बार तो जल का पूछा था ना, इस बार हमको 90% विश्वास है, या तो आपसे रक्त का पूछेगा या तो आपको पित्त का पीएच मान पूछ लेगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्द से जल्द दबा दीजिए, ताकि हौसला और मनोबल मेरा भी बढ़ता रहे। चलिए हम आपको ले चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। कहाँ हम लोग पहुँचे हुए थे, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर भी भूल जा रहे हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 16 नंबर था, यही ना था जी, 16। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। और यकृत को भी हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, हम लोग बात करते हैं, 17 की बात करते हैं। कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तब ना हम लोग जानेंगे किस में पाया जाता है। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला, एगो क्या होता है, एगो होता है बंद, बंद परिसंचरण तंत्र। एगो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, एगो होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए समझिए इसका मतलब क्या होता है। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ये 2 प्रकार के ही तंत्र जो होते हैं जंतुओं में पाए जाते हैं।
खुला रक्त परिसंचरण में याद रखिएगा कि इसमें जो होता है ना, आपका जो ब्लड होगा ये किसी नलिका में ब्लड नहीं बहेगा, नलिका में नहीं बहता है। जो आपका ब्लड होगा ना, जो आपका ब्लड होगा, ब्लड मतलब क्या होता है, खून होता है, ब्लड मतलब रक्त या खून। ब्लड जो होता है किसी नलिका में नहीं बहता है। नलिका मतलब पाइप, जैसे देखते हैं ना आपके घर में मोटर चलता है, तो मोटर के माध्यम से पाइप जो जाता है ऊपर तक क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस जीव में खुला रक्त परिसंचरण होगा ना, उसमें रक्त का जो परिवहन होगा किसी नलिका या किसी पाइप के माध्यम से नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा ना, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें ब्लड का जो परिवहन होगा किसी नलिका में नहीं होगा, किसी नलिका में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप देखे होंगे कॉकरोच, कॉकरोच का नाम सुने होंगे ना। कॉकरोच किसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता है लिखेंगे तिलचट्टा। किसको बोलते हैं, तिलचट्टा लिखते हैं कि तिलचट्टा लिखते हैं जी, तिलचट्टा। क्या लिखेंगे, तिलचट्टा लिखते हैं। देखिएगा तो इसमें जो होता है ना, जो ब्लड जो बहेगा ना, तो ये किसी नली में नहीं बहेगा, नस उसमें नहीं बहता है। जैसे हम लोग में नस है ना, तो बंद नली में बह रहा है, लेकिन कॉकरोच में जो ब्लड का परिवहन होगा ना किसी नली के माध्यम से नहीं होता है। तो याद रखिएगा वैसे जीव जिसमें ब्लड का परिवहन जो होता है किसी नलिका में नहीं होता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे जैसे आप कॉकरोच देखे होंगे, तो कभी कभी कॉकरोच आपके पैर के नीचे आ जाता है। तो कॉकरोच जब नीचे आ जाएगा तो आप बताइएगा कि कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है। ठीक है ना, अगर आपको पता है तो लिखिए। और देखिएगा यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, जो आप कॉकरोच देख रहे हैं ना, कॉकरोच देख रहे हैं, ये पूछता है कि इसका श्वसन अंग क्या है। कॉकरोच का श्वसन अंग अगर आपसे पूछा जाए, श्वसन अंग का मतलब कि कॉकरोच किससे सांस लेता है, कॉकरोच किससे सांस लेता है। एक नंबर कंफर्म कर लीजिए, यहाँ से आएगा एग्जाम कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्वास नली। क्या हो जाएगा, श्वास नली। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली के द्वारा ही कॉकरोच क्या लेता है, सांस लेता है। ठीक है ना। अब देखिएगा इस श्वास नली के माध्यम से जितने भी कीट होंगे ना, जितने भी कीट होंगे जैसे मच्छर देख रहे हैं ना, मच्छर हो गया, मच्छर का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा, आपका श्वास नली होगा। कॉकरोच का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा, श्वास नली हो जाएगा। तो आप समझ गए कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होगा, कि रक्त का जो परिवहन होगा किसी नलिका के माध्यम से नहीं होगा, जैसे क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद मतलब जानते हैं क्लोज, बंद मतलब क्लोज, यानी कि ये जो होगा इसमें जो होगा रक्त जो होगा आपका, रक्त मतलब ब्लड, रक्त जो होगा रक्त नलिका में परिवहन करेगा, रक्त जो होगा नलिका में परिवहन करता है। देखिए बंद रक्त परिवहन तंत्र में ब्लड जो होगा रक्त नलिका में क्या करता है, परिवहन करता है। जैसे हम लोग में क्या है, धमनी है और शिरा है, जिसको आप लोग नस बोलते हैं ना, नस बोलते हैं, उसी में क्या है, धमनी है, शिरा है। तो धमनी और शिरा के माध्यम से क्या बहता है, ब्लड बहता है। तो धमनी और शिरा के माध्यम से ब्लड किस में बहता है, तो आपके ऑप्शन में था ना, आपके ऑप्शन में था मनुष्य। जितने भी मनुष्य हैं सब में जो होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, याद रखिएगा। जैसे जितने भी जंतु हैं, जैसे घोड़ा ले लीजिए, शेर ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, कोई भी जंतु का आप नाम ले लीजिए, उसमें कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, आप ऑक्टोपस देखे होंगे, ऑक्टोपस देखे ना, ऑक्टोपस, यहाँ से भी सवाल बनता है, क्या ऑक्टोपस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्टोपस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा हीमोग्लोबिन होता क्या है। देखिए मनुष्य के ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य के ब्लड का रंग कैसा होता है जी, लाल होता है।
तो हम पूछ रहे हैं कि ऑक्टोपस क्या है? मोलास्का संघ का जीव है। क्या है जी? ऑक्टोपस जो है आपका मोलास्का संघ का जीव है। तो ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होगा? इसके ब्लड का रंग कैसा होगा? बोलिए। याद रखिएगा, ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है, क्योंकि ऑक्टोपस में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और एक और भी बात याद रखिएगा, जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये मनुष्य और घोड़ा देख रहे हैं ना, ये पूछता है कि मनुष्य और घोड़ा का श्वसन अंग क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? फेफड़ा। मनुष्य और घोड़ा का श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़ा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, मनुष्य किससे सांस लेता है? तो फेफड़ा से। ये नहीं कि नाक मत मारिएगा ऑप्शन में, ठीक है ना, जो श्वसन अंग नहीं है। मनुष्य और घोड़ा का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? आपका फेफड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर थे, जिस क्वेश्चन में थे हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अब हम लोग देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था, आप लोग बताइए, आप लोग को याद है क्या क्वेश्चन नंबर? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर था यहाँ पर 17 था। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि जिसमें जो होता है ब्लड जो होता है किसी नलिका में नहीं बहता है। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और आप ये मनुष्य देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, स्त्री देख रहे हैं, इसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र इस तीनों में पाया जाता है। बातें आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 18 है। कितना है? 18 नंबर हम लोग देख रहे हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? यानी कहने का मतलब कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है और वसा बन रहा है, उसका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो सबसे पहले आइए हम आपको समझाते हैं कि हार्मोन क्या होता है, उसके बाद सारी ऑप्शंस को बताते हैं, तब आपके लिए आंसर देना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, हार्मोन, सबसे पहली बात कि जो हार्मोन होता है वो आप बताइए कहाँ से निकलता है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हार्मोन का जो स्राव होता है ना, कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन का निर्माण होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्ज़ाम में कि हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि हार्मोन जो होता है ना, आपके शरीर में जो हार्मोन होता है वह रक्त के साथ ही बहता है। किसके साथ बहता है? जैसे आपका रक्त बहता है ना, उसी प्रकार से हार्मोन बहता है। यानी कि आपके रक्त में क्या मिला हुआ है? हार्मोन है। लिख सकते हैं यहाँ पर, रक्त के साथ ये क्या करता है? बहता है। रक्त के साथ हार्मोन भी बहता है, यानी कि रक्त में ये मिला हुआ है। हार्मोन के बहने के लिए अलग से कोई नली नहीं होती है, ये हार्मोन जो होता है रक्त के साथ ही बहता है। बातें समझ में आ रही है? और हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ये बात समझ में आ गई? हार्मोन जो होता है किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत कम मात्रा में पहुंचकर उसके शरीर की वृद्धि तथा और सारी क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ था, एक ठो था इंसुलिन और एक ठो था थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना? गौर कीजिएगा, इंसुलिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन एक ठो था और एक ठो था थायरॉक्सिन। पहले जानते हैं हम लोग इंसुलिन हार्मोन के बारे में, हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है, हार्मोन निकलता है, कोई भी हार्मोन होगा, कहाँ से निकलेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन नामक अगर कम स्रावित हो रहा है, तो आपके शरीर में एक रोग होता है, उस रोग को हम लोग बोलते हैं मधुमेह नामक रोग। कौन सा रोग बोलेंगे? मधुमेह नामक रोग, या इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ ही बोलते हैं। डायबिटीज़ ही बोलते हैं, या चिनिया रोग भी बोलते हैं, या शुगर भी बोलते हैं। अब आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि मधुमेह को ही डायबिटीज़ बोलेंगे और शुगर बोलेंगे। तो कहेगा कि मधुमेह नामक जो रोग होता है किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, ये जो देख रहे हैं ना, मधुमेह नामक जो रोग होता है ये आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है जी? आनुवंशिक रोग है। तब आप पूछ सकते हैं कि सर आनुवंशिक रोग क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। आनुवंशिक रोग क्या होता है? देखिएगा,
आंतरिक कारणों से फैलने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग बोलते हैं, ठीक है ना। या जो रोग, मान लीजिए कि माता पिता को, अगर आपके माता पिता को मधुमेह नामक रोग हुआ है और उसके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो कुछ चांस बनता है, बहुत परसेंटेज बनता है, 50% बनता है चांस कि उनके पुत्र में भी क्या हो जाएगा? मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग फैल रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आनुवंशिक रोग बोलेंगे। ये अपने भाषा में समझिए, आनुवंशिक रोग समझ में आ गया। अब चलिए एक ठो और यहाँ पर ऑप्शन में आपके था, थायरॉक्सिन था, ये ना था जी, थायरॉक्सिन था आपके ऑप्शन में, था थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन था। ये भी हार्मोन है। तो पूछा जाए कि कोई भी हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है, तो अभी हम आपको बताए हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन भी निकलता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है कहाँ से निकलेगा? तो थायराइड ग्रंथि से। क्या याद रखिएगा? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। याद रहेगा ना। देखिए, कोई भी हार्मोन जो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन अगर किस ग्रंथि से कहता है, तो थायराइड नामक ग्रंथि से जो निकलता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है थायरॉक्सिन में, कि अगर थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाए आपके शरीर में, अगर थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है कम मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो इसके कम स्राव के कारण भी आपके शरीर में एक रोग होता है, जैसे बोलते हैं गलगंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड। या इसी को बोलते हैं घेंघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंघा रोग। इसको, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कम स्रावित होगा तो आयोडीन की मात्रा भी कम मिलती है, जिसके माध्यम से गलगंड या घेंघा नामक रोग क्या हो जाता है? आपके शरीर में हो जाता है। और आपसे पूछता है कि ये गलगंड और घेंघा नामक शरीर के किस हिस्से में होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है गर्दन के आसपास होता है। गर्दन के आसपास ये रोग होता है। तो कहेगा कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग? गलगंड या घेंघा रोग। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा। चलिए, आपके ऑप्शन में 2 हार्मोन और दिया है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है ना, पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। यानी कि जब पुरुष में जितने भी जो जनन अंग होते हैं ना, पुरुष जब मैच्योर हो जाता है, तो उसमें ये हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, और इसको हम लोग पुरुष सेक्स हार्मोन कहते हैं। याद रखिएगा, पुरुष सेक्स हार्मोन कहते हैं। उस समय ये हार्मोन क्या होता है? ये स्रावित होता है, उस समय ये निकलता है। याद क्या रखना है? टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष सेक्स हार्मोन है। अब देखिएगा, इसमें एक और ऑप्शन आपको दिया गया था, एस्ट्रोजन दिया गया था। ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये जो होता है महिलाओं में स्रावित होता है, तो बोल सकते हैं इसको कि स्त्री सेक्स हार्मोन। क्या है? स्त्री सेक्स हार्मोन है। तो इतना आप याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है स्त्री सेक्स हार्मोन है। इतना ही से आपका क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। इसमें से 2 और भी नाम देता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन देगा। ये भी जो है ना, प्रोजेस्टेरोन स्त्री सेक्स हार्मोन ही होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, कि हम लोग का क्वेश्चंस क्या था और आप लोग अब जवाब देने में सक्षम हो गए हैं। तो सबसे पहले जवाब आप ABCD कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस क्या था हम लोग का, कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा जो तीनों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है कार्बोहाइड्रेट पर भी, प्रोटीन पर भी और वसा के उपापचय पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन कम स्रावित हो रहा है, कौन अधिक स्रावित, नहीं सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
ये जो होता है ना थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के क्या करता है, उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला आप सारे ऑप्शन के बारे में तो हम बता ही दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, 19 कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए हम आपको श्वसन को पहले समझा देते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम लेंगे आपको समझाने में। देखिएगा ये श्वसन है क्या। देखिए श्वसन वह ऊर्जा है जिसके द्वारा आपको आपके शरीर में जो होता है ना एनर्जी का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम लोग भोजन खाते हैं तो एनर्जी का निर्माण होता है, उनका कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन केवल भोजन कर लेने से एनर्जी का आपके शरीर में निर्माण नहीं होगा, उसके लिए श्वसन करना भी क्या है, ज़रूरी है, तभी क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा आपके शरीर में एनर्जी का निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में क्या करते हैं कि एक बार आप सांस को लेते हैं और एक बार क्या होता है, आप सांस को छोड़ते हैं। तो जब आप सांस को छोड़ते होंगे ना, जब आप सांस को छोड़ते होंगे तो कुछ ऊष्मा जो होती है बाहर निकलती है। जब आप सांस को छोड़ते होंगे तो कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, इसी के वजह से श्वसन को क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे आग जल रहा है, क्या आग देखे है ना, आग का जलना, आग जब जलता है ना तो आग से जो होता है ऊष्मा तो निकलता है ना, ऊष्मा निकलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे पत्ती वत्ती का जलना हो गया, ठीक है ना, पत्ती वत्ती का जलना क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हम लोग का क्वेश्चंस देखिए, लगता है कि पीडीएफ जो है डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर अपना क्लास को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।